जय भीम साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अंबेडकर चैनल में। दोस्तों, आज के एपिसोड 1120 एपिसोड है और इसकी शुरुआत चौल से होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेघनाथ जी उन सारे विद्यार्थियों को पढ़ाई से रोकने के लिए उस चौल में एक गैस फेंकवा देते हैं, जिससे वो पूरा चौल धुआं धुआं हो जाता है और उन धुएं के प्रभाव से जितने भी लोग वहाँ पे रहते हैं वो सारे लोग बेहोश हो जाते हैं। और वहाँ पे ये करुणा भी थी, वो भी बेहोश हो जाती है। तो उनको तो बाला और जीजाबाई उठा के घर के अंदर ले जाते हैं, लेकिन बाकी के कुछ लोग थे जो नहीं बेहोश हुए थे, लेकिन विद्यार्थी जितने भी थे वो सभी बेहोश हो गए थे। जब मेघनाथ जी भीमराव जी से बहस करने के बाद वो वापस आ रहे थे तो भीमराव जी उनसे कहते हैं कि मेघनाथ जी, आप जाते जाते अपने बेटे शिशुपाल जी को भी देखते जाइए। अगर ये मर जाएंगे ना तो मैं इनको अपने रीति रिवाज के साथ इनका अंतिम संस्कार करूँगा। यह सुनने के बाद मेघनाथ जी को बहुत गुस्सा आता है और भीमराव पे वो चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि भीमराव, तुम मेरे बेटे के बारे में ऐसे बोलो मत, क्योंकि मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा, ये होश में आ जाएगा, क्योंकि मरा नहीं है मेरा बेटा। इतना सुनते ही भीमराव जी उनसे ये कहते हैं कि मेघनाथ जी, ये सारा किया धरा आपका है, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं ये जो जो धुआं हुआ है उससे कोई भी मर नहीं सकते हैं, बस बेहोश हुए हैं। अब मैं इसके साथ ये साबित कर चुका हूँ कि ये सब आपने करवाया है, इसीलिए जाइए और कोई और अपना तरीका अपनाइए, क्योंकि जैसे ही ये लोग होश में आ जाएंगे वैसे ही हम लोग फिर से पढ़ाई शुरू करेंगे। जिसके बाद मेघनाथ बिना जवाब दिए हुए वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन उसके बाद भीमराव जी वहाँ पे जितने भी लोग थे उन सभी से कहते हैं कि आप लोग घबराइए मत, इनसे कुछ भी नहीं होगा, ये जो धुआं हुआ है उससे कुछ भी किसी को नुकसान नहीं होगा, बस ये लोग बेहोश हो गए हैं और बेहोश भी इसलिए किया गया है ताकि ये विद्यार्थी लोग पढ़ ना पाए। और देख रहे हैं वैसे आज का पढ़ाई बंद हो चुका है। दोस्तों, 2 दिन के बाद ही परीक्षा शुरू होने वाला था। आज के दिन वैसे ही मेघनाथ उनका बर्बाद कर चुके थे, क्योंकि सारे लोग बेहोश हो गए थे और शाम में ही होश में आने वाले थे। और होश में आने के बाद रात में कितना पढ़ेंगे वो तो उन लोगों के ऊपर ही डिपेंड करता है। लेकिन उसके बावजूद भी मेघनाथ जी शांत नहीं रहते हैं, वो भी पूरी तैयारी कर लेते हैं रात में का भी कि रात में इन लोगों को कैसे पढ़ाई से रोकना है। उसके बाद उनके पास बस कल भर का समय और रात बचता, क्योंकि उसके अगले सुबह उन सभी का एग्ज़ाम होना चालू था। तो इसीलिए देखिए वो लोग क्या करते हैं। वही घर के अंदर करुणा जब बेहोश हो गई थी तो यह देख के बाला को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और वो गुस्सा हो रहे थे कि ये सब भीमराव की वजह से हो रहा है। इस भीमराव की वजह से मेरी पत्नी बेहोश हो गई है, कि मैं अभी उससे बात करके आता हूँ। तो जीजाबाई बाला को और उकसाने लगती है कि बाला, बस बात ही क्यों करना है, तुम तो बड़े भाई हो, तुम चाहो तो उसे थप्पड़ लगा सकते हो, डांट सकते हो, फटकार सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, जाओ और उनसे बात करके आना। लेकिन उसी समय वहाँ पे राम जी काका पहुँचते हैं और जीजाबाई से कहने लगते हैं कि जीजाबाई, तुम में तो माचिस के तिल्ली से भी बहुत ज़्यादा हुनर है, और बाला तुम में सूखी पत्ती के जैसे तुम्हारा शरीर है कि तुरंत ही आग लग जाती है। और जीजाबाई को भी देख लो, जीजाबाई हमेशा भीम के खिलाफ ही सभी को उकसाने में लगी रहती है। जब राम जी काका जीजाबाई को सुनाने लगते हैं तो बाला भी जीजाबाई का साथ देने लगते हैं और वो ये कह रहे थे कि यहाँ पे जो भीम चाहेगा वही नहीं होगा, क्योंकि उनकी वजह से मेरी पत्नी बेहोश हो गई है। बाला बहुत चिल्ला चिल्ला के अपने बाबा से बात कर रहे थे, तो यह चीज़ रामा को बर्दाश्त नहीं होती है और वो आके बाला से बहस करने लगते हैं कि बाला भैया, आप थोड़ा ढंग से बात कीजिए बाबा से, और कोई भी इतनी ऊंची आवाज़ में बाबा से बात नहीं कर सकती है, नहीं तो ऐसा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिसके बाद फिर से उनसे बाला कहने लगते हैं कि ये सब तुम्हारे पति के कारण से हो रहा है, तुम अपने पति को क्यों नहीं समझाती हो। तो जिसके बाद फिर से रामा उनको सुनाती है कि मेरे पति के बारे में कुछ भी बोलिए मत, और इतना ही आपको चीड़ है या जलन है तो आपकी पत्नी क्यों खड़ी थी हम लोगों के पास। अगर इतना ही सुरक्षित रहना चाहते हैं तो आप लोग हम लोगों के पास खड़े ही मत रहिए, इतना करीब ही नहीं रहिए, आप अलग ही रहिए, अपनी पत्नी को ये बात समझा दीजिएगा।
जिसके बाद रमाबाई घर के अंदर चली जाती है। उसके बाद बाला कहने लगते हैं कि ये घर नकावार खाना बन के रह गया है, जिसे चाहे जो चाहे किसी भी वक्त सुना के चले जाते हैं। अब इस घर में थोड़ा भी बड़े या छोटे का लिहाज नहीं रह गया है, कोई भी कभी भी किसी को सुना के चला जाता है। जिसके बाद बाला राम जी काका से ये भी कहते हैं कि बाबा, इस बात के लिए आपको शर्म नहीं आ रही है कि आपकी छोटी बहू आपके बड़े बेटे को सुना के चली गई। तो जिसके बाद राम जी काका कहते हैं कि हाँ बेटा, मुझे शर्म तो बहुत आ रही है, मेरे सबसे घर के बड़े बेटे को मेरी छोटी बहू भी समझा के चली जाती है, उनको ज्ञान दे के चली जाती है, इस बात के लिए मुझे शर्म आ रही है। इतना कह के राम जी काका वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन उसके बाद जीजाबाई और बाला और दोनों आपस में फिर से बात करते हैं और दोनों बहुत ज़्यादा ही गुस्सा में थे। उसके बाद जब रात होती है तो जितने भी विद्यार्थी लोग थे उन सभी को होश में आ जाता है। तो रमाबाई और शिशुपाल जी उन सभी को पढ़ाना शुरू करते हैं और उन सभी से कहते हैं कि आज के दिन की पढ़ाई बर्बाद हो चुका है, इसीलिए आज रात में ही हम सबको मेहनत करना पड़ेगा ताकि फिर से हम लोग पढ़ पाए। तो सभी पढ़ने के लिए तैयार होते कि ठीक है, हम सब रात में ही पढ़ेंगे। तो जिसके बाद भीमराव जी ये सोच रहे थे कि ये लोग अब ऐसे ही चुप नहीं रहेंगे, ये रात का भी पढ़ाई बंद करने की पूरी कोशिश करेंगे, तो इसके लिए हमें कोई ना कोई उपाय जरूर करनी होगी। वहीं दूसरी तरफ सच में मेघनाथ फिर से ये सोच रहे थे कि कैसे इन लोगों का पढ़ाई रात में का बंद हो, क्योंकि वो लोग भी अच्छे से जानते हैं कि जैसे ही ये लोग होश में आएंगे वैसे ही पढ़ाई शुरू करेंगे। तो फिर से जनार्दन काका को ऐसा ही करने के लिए कहते हैं जैसे वो पहले करके उन सभी लोगों को बेहोश किए हुए थे। जब वो सभी लोग पढ़ाई कर रहे थे तो जनार्दन काका वहीं चौल में खड़े थे और वो फिर से पूरे चौल को धुआं धुआं करने वाले थे। लेकिन उससे पहले वहाँ पे दूसरा ही नाटक हो जाता है। जब घर के अंदर करुणा को होश आती है तो जीजाबाई और बाला उनके पास ही बैठी थी। तो जिसके बाद करुणा जैसे ही होश में आती है तो वो पूछती है जीजाबाई से कि आई मैं कैसे बेहोश हो गई। तो जीजाबाई उनको बताती है कि करुणा ये सब बस समझ लो कि एक जीत का पहलू था, क्योंकि जितने भी विद्यार्थी लोग थे उन सभी को बेहोश करने के लिए ये धुआं धुआं किया गया था। जिसे सुनने के बाद बहुत ज़्यादा ही करुणा खुश होती है। लेकिन उसके बाद बाला करुणा से ये कह रहे थे कि अब भीम के साथ साथ रमा को भी सबक सिखाना होगा। तो करुणा उनसे पूछती है कि क्या हुआ। तो जीजाबाई उनको सारी बात बताती है कि कैसे रमा बाला से बात की हुई थी। इसे सुनते ही करुणा एकदम से बेचैन हो जाती है रमा को डांटने के लिए और कहती है कि रुकिए, मैं अभी रमा से बात करके आती हूँ कि वो मेरे पति से इस तरह से कैसे बात की है। जिसके बाद उधर चौल में रमा पढ़ा ही रही थी अपने विद्यार्थी को, उसी समय वहाँ पे करुणा पहुँच जाती है और रमा को खरी खोटी सुनाने लगती है और कहती है कि जो कुछ भी तुम कर रही हो वो ठीक है, लेकिन मेरे पति से इस तरह से बदतमीजी के साथ बात आगे से मत करना, ये तुम सबसे पहले अपने दिमाग में बैठा लो। रमा उनसे ये कहती है कि मैं किसी के साथ गलत बात नहीं करती हूँ, जो कहती हूँ सही कहती हूँ और आगे से भी मैं ऐसे ही कहूँगी। जिसके बाद करुणा उनको धक्का दे देती है, धक्का देके और ये भी कहती है कि मैं किसी से डरती नहीं हूँ, बस तुमसे इतना कह के जा रही हूँ कि मेरे पति से आगे से ढंग से बात करना। जैसे ही करुणा वहाँ से जाने लगती है वैसे ही रमा के विद्यार्थी जो थे उनसे कहने लगती है कि आप मेरी गुरु का इस तरह से अपमान करके जा नहीं सकते, आपको तो माफ़ी मांगनी ही होगी। तो जिसके बाद करुणा उन सबसे भी कहने लगती है कि आप लोग से मैं डरती नहीं हूँ, देखते हैं कि कैसे आप लोग इनसे माफ़ी मंगवा देते हैं। दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए, मैं रमा से माफ़ी नहीं मांगूंगी। जिसके बाद वो जाने लगती है तो उसी समय जितने भी उनके विद्यार्थी लोग थे सभी करुणा को घेर लेते हैं। वहाँ पे जीजाबाई, बाला, भीमराव जी, रमा ये सभी लोग उपस्थित थे। जितने भी चौल वाले थे वो सारे लोग थे। वो पहले वहाँ पे भीमराव जी और रमा उन सभी से कह रहे थे कि आप छोड़ दीजिए इनको, जो हो गया सो हो गया, अब रहने दीजिए। लेकिन फिर भी जितने भी विद्यार्थी लोग थे ये कह रहे थे कि नहीं भीमराव जी, हम अपने गुरु को अपमान करते हुए नहीं देख सकते हैं, और अपने सामने में अपने गुरु को अपमान करते हुए भी हम उनको इंसाफ ना दिला सके तो फिर हम लोगों पर कौन विश्वास करेगा कि हम लोग परीक्षा में भी पास कर पाएंगे या फिर नहीं। जिसके बाद वो सभी लोग जिद पकड़ लेते हैं कि करुणा तुम्हें तो हमारे गुरु से माफ़ी मांगनी ही होगी। इसी समय आती है
उसी समय आती है जीजाबाई और ये कहने लगती है कि छोड़ो आप लोग मेरी बहू को। तो राम जी काका उनका हाथ पकड़ते हैं और रोकते हैं और उनसे ये भी कहते हैं कि यहाँ पे जो भी घटना हो रही है उसमें कोई भी किसी की बहू नहीं है और तुम किसी की सास नहीं हो। वो लोग जो कर रहे हैं उसे चुपचाप देखती जाओ। बाला भी कूद के जाते हैं अपने पत्नी को बचाने, लेकिन राम जी काका उनको भी रोक लेते हैं। उसके बाद वो सारे विद्यार्थी लोग एक साथ करुणा से कह रहे थे कि मेरे गुरु से माफ़ी मांगिए। तो करुणा डर के मारे उनसे माफ़ी मांगती भी है और साथ में वो ये कह रही थी कि तुम लोगों को हम बाद में देख लेंगे। और वो माफ़ी मांगते हुए रमा से ये कह रही थी कि लो रमा, तुम तो हमेशा यही चाहती हो कि तुम सबसे बड़ी रहो। बड़ी जेठानी मैं हूँ लेकिन तुमसे मैं माफ़ी मांग रही हूँ, तुम तो हमेशा यही चाहती हो। जिसके बाद करुणा वहाँ से घर के अंदर चली जाती है। उसके बाद रमा जितने भी उनके विद्यार्थी थे उन सभी से धन्यवाद करते हैं कि आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मेरा इतना साथ देते हैं और मुझ पे विश्वास करते हैं। जिसके बाद फिर से पढ़ाई का कार्यक्रम शुरू हो जाती है, लेकिन उसके बाद अब जनार्दन काका क्या करने वाले हैं, क्या वो सारे लोगों को बेहोश करने में सफल हो पाएंगे या नहीं, ये हम अगले एपिसोड में बताएंगे क्योंकि आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाती है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय भीम।